Hello, dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss another paper for NEET examination. देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रिय स्टूडेंट्स हो, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इस समय तक आपको कंप्लीट इनऑर्गेनिक के 3 पेपर, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री का 1 पेपर डाल चुका हूं। ठीक है, आज 5वां पेपर डाल रहा हूं फॉर नीट एग्जामिनेशन। इसके बाद नीट फिजिकल केमिस्ट्री का 1 पेपर और डलेगा, फिर उसके बाद में 3 ऑर्गेनिक के डलेंगे। इसके बाद देखो मैंने पूरा पेपरों पर डाल रहा हूं। फिर उसके बाद में 5 कंप्लीट पेपर, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल कंप्लीट 5 पेपर लिए जाएंगे आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए। इनमें किसी भी तरह का आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या इसके टाइप से जैसे कोई क्वेश्चन में और हो इनके अलावा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर कई बार मैंने लिख रखा है। ठीक है, आज मैं आपको पेपर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, बता देता हूँ कि ये जो पेपर है ना, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कह सकता मैं आपसे, जैसे कुछ स्टूडेंट कमेंट्स करके पूछते हैं सर यही नीट में आएंगे क्या, ऐसा नहीं है बेटा। देखो ये जो नीट वाला पेपर है कोई मैं तो बना नहीं रहा। हाँ, पिछले कुछ सालों से जो पेपर आ रहे हैं ये मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने बनाया, आपको बता देता हूँ। पिछले कुछ वर्षों से जो नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको देखते हुए ये पेपर तैयार किया गया है। मेनली इसके अंदर जो आपको समझा देता हूं, आपकी एनसीईआरटी की बुक को प्राथमिकता दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है एनसीईआरटी की बुक को, और होनी भी चाहिए। मैं आप सभी से कहता हूं, स्टूडेंट से भी, गार्जियन से भी कहता हूं, यदि कोई गार्जियन भी मेरे इस वीडियो को देख रहा हो तो समझो कि अपने बच्चों को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी की बुक जरूर कराएं आप। एनसीईआरटी की बुक करने के बाद में बच्चा चाहे नीट हो, जेईई हो, किसी एग्जाम में रुक ही नहीं सकता। इसलिए एनसीईआरटी की बुक को बहुत जरूरी है करना। ठीक है, तो देखो आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसे लिख रखा है, फाइंड द एनर्जी ऑफ फोटोन कोरस्पॉन्ड टू लाइट। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो आप देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिया गया है, फोटोन के बारे में पूछा है, इसलिए प्लैंक थ्योरी है। तो प्लैंक थ्योरी में कहता है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हो तो कांस्टेंट लिखते हो, जिसको कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मैंने दी नहीं है, इसलिए नहीं दी है क्योंकि आप ध्यान रखें वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये तो प्लैंक कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हर्ट्ज और पर सेकंड एक ही बात होते हैं, 3 × 10⁻15 में। अब देखो इस 6.62 को तो मल्टीप्लाई करो आप 3 से, तो ये 19 के आसपास आपके पास में आ जाएगा। और ध्यान से देखो, जब पावर आपको 10 की बेस 6 में, तो ये है 10⁻34। अब ये छोटी छोटी बातें जो मुझे नहीं बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चों को कई बार वो कंफ्यूज जाते हैं। और ये है प्लस में 15, तो पावरों को ऐड करते हैं, ध्यान रखें आप साइन के साथ, तो ये आ जाएगा 10⁻−19 आता। मैं आपको बता दूं पॉइंट हटा दिया, इसलिए 1.89 10⁻- कितना हो जाता है 18, फर्स्ट आंसर। फिर क्वेश्चन है विच बामर, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, विच बामर लाइन हैज लोएस्ट वेवलेंथ इन ए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब लोएस्ट वेवलेंथ, आप ध्यान रखना एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। ये पूछ रहे हैं वेवलेंथ कम से कम होनी चाहिए, इसका मतलब एनर्जी मैक्सिमम एमिट होनी चाहिए। अब बामर का मतलब ये तो फिक्स कर दिया साहब कि n = 2 में आना था, n = 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से आ सकता है। और जो यहाँ पर लिखा है ना लिमिटिंग, इसका मतलब कहां से आएगा इलेक्ट्रॉन, इनफाइनाइट से। तो मैक्सिमम एनर्जी यहां से, और जब मैक्सिमम एनर्जी आएगी तो वेवलेंथ कैसी हो जाएगी, सबसे कम, इसलिए आंसर 4 लिमिटिंग से। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, कुछ नहीं, ये भी बोर मॉडल का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से दिए गए हैं 3-4 क्वेश्चन। आपको बता दूं आपके नीट के सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री के 9 चैप्टर्स हैं, ऊपर लिखे हुए हैं। उन 9 चैप्टर्स में बैलेंस करके पेपर बनाया गया है, लगभग 5 क्वेश्चन इस चैप्टर। ठीक है, फिर भी एक आध कम ज्यादा हो सकता है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट तो हो सकता है उसका एक क्वेश्चन ज्यादा ले रखा हो। ठीक है, सॉल्यूशन थोड़ा छोटा टॉपिक है, इसलिए हो सकता है उसका एक क्वेश्चन कम हो, इस तरह से बाकी बराबर कंट्रीब्यूशन दिया गया है। देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, यानी इसकी एनर्जी आपसे पूछिए। अब आप इस एनर्जी को ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा कि साहब ये एच हीलियम प्लस आयन की आयोनाइजेशन एनर्जी है। हीलियम प्लस आयन का मतलब कैसा है, ये मोनो एटॉमिक स्पीसीज। इसकी एनर्जी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल से फाइंड कर सकते हो, और आयोनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट में निकाली जाती है। इसके लिए आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है हाइड्रोजन का इन ग्राउंड स्टेट ये। ठीक है, अब आपको पता है कि साहब एनर्जी का ये फॉर्मूला है आपके पास में, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Z² के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है N के। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की, तो आप 2 इक्वेशन बना लो, हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट स्टेट में, और यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी, हीलियम की, इक्वल टू ग्राउंड स्टेट का मतलब N = तो 1 रखना है, हाइड्रोजन के लिए Z होता है 1 और हीलियम के लिए Z होता है 2। तो जो हाइड्रोजन की वैल्यू दे रखी है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपके पास में हीलियम की आ जाएगी। तो आंसर आ जाएगा आपके पास में, हाइड्रोजन की दे रखी है 2.18, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 4 से, तो 4 आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वांटम नंबर से एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ये बिल्कुल सिंपल, लेकिन मैंने इसलिए दिए हैं सिंपल भी, जिससे ऐसा नहीं हो कि साहब आप सोचेंगे साहब बड़ा टफ पेपर आता है। नहीं, पेपर बिल्कुल सिंपल आता है, जिसमें आपको समझा देता हूं
45 क्वेश्चन में से करीब 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको हर स्टूडेंट आसानी से कर सकता है जो कि नीट की तैयारी करता हो। 10 क्वेश्चन देखो, 15 क्वेश्चन ये हो गए, 10-15 क्वेश्चन मीडियम स्टूडेंट जो थोड़ा कम पढ़ता हो या बीच किसी वो तैयारी कर सकता है। 10-5 क्वेश्चन बढ़िया पढ़ने वाला, और क्वेश्चन कुल मिलाकर जो खेल होता है ना मित्रों, वो केवल 8-7 क्वेश्चनों का होता है। जो 8-7 क्वेश्चन होते हैं या 5 मान लो आप, वो उनको कर देता है, उसी का टॉप रैंक आ जाती है। बस इतना ही अंतर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिफ्थ फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर आर नॉट इम्पॉसिबल। अच्छा, ये आपकी बुक से लिया है, चेक कर सकते हो आप, एनसीईआरटी की बुक में पीछे दे रखा है। तो देखो n इक्वल टू 3 हो सकता है, l की वैल्यू आपको पता है 0 से 2 तक हो सकती है, m की वैल्यू 0 हो सकती है, और s स्पिन। ठीक है, अब इस फोर्थ ऑप्शन को देखो, कुछ नहीं करना था, n इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। n इक्वल टू 0 का मतलब समझते हो कि क्या एटम में क्या सहेली नहीं है, क्या क्या न्यूक्लियस है क्या वो, और फिर l इक्वल टू 1, तो आंसर 4, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखो क्वेश्चन फिफ्थ को। क्वेश्चन फिफ्थ है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन एमिटेड ट्रांजिशन फ्रॉम एन टू एन वन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो अब आपको पता है कि साहब ये जो आप लिखते हो ना एनर्जी डेल्टा ई, ये E2 से E1 में निकाल ली थी, उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो एनर्जी निकाल लेता हूं। फिर जब ये एनर्जी आ जाएगी डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू निकाल दूंगा, इस एनर्जी को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, प्लैंक कांस्टेंट से, तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का। ये तो थ्योरी है सिंपल सी। अब मुझे ये एनर्जी निकालनी थी, ठीक है, तो ऐसा यूनिट में निकालो आप, देखो ठीक है, हर्ट्ज में दे रखा है। तो एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस का, ये लिखा हुआ देखो, ये ग्राउंड स्टेट में माइनस 2.18 इंटू 10⁻18, दोनों की वैल्यू लिखो, कॉमन ले लेता हूं, तो फॉर्मूला बनता है 2.18 इंटू 10⁻18, ऊपर लिखते हो जेड स्क्वायर, यहाँ आता है आपके पास में n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो देखो सोल्व कर देता हूं, 2.18 इंटू 10⁻18, जेड हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, n1 से 1 में इलेक्ट्रॉन आया, कहां से आया साहब, 2 से आया, तो ये होगी साहब आपके पास में, एलसीएम ले लिया मैंने 4, तो ये हो गया आपके पास में 4-1, तो इंटू 3 कर देता हूं इसको, तो 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 3/4, ये तो हो गई दोस्तों एनर्जी, 0.75 से मल्टीप्लाई कर लेना। ये तो क्या हो गई, इतनी एनर्जी एमिट हुई। इसको डिवाइड कर दो किससे आप, प्लैंक कांस्टेंट से, क्या आ जाएगी आपके पास में, फ्रीक्वेंसी प्लैंक कांस्टेंट 2 बार दे दिया है, ध्यान रखना, आपको देंगे नहीं, आप याद रखें, कोई जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे, ठीक है, आप याद रखें कि डेल्टा इक्वल टू एच नहीं होता है, बस फ्रीक्वेंसी पूछिए, आपका आंसर आ जाएगा 2.5 10⁻15, सी ऑप्शन थर्ड। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, केपी दे रखा है, कुछ नहीं करना है, नथिंग। देखो एक रिलेशन होता है केपी और केसी का, केमिकल इक्विलिब्रियम से लिया गया है, इक्विलिब्रियम से भी बराबर को वेटेज में क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के थे, 4-5 क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम पे, फिर आयनिक शेयर ऐसे डाले गए हैं। तो रिलेशन है देखो, केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, गैस में लेना क्योंकि प्रेशर का मतलब गैस से होता है। तो पहले तो आप रिएक्शन को देखो, रिएक्टेंट में स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, प्रोडक्ट का सम स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का 3, इसका मतलब डेल्टा एन जी कितना हो गया 1। अब आपसे क्या पूछा है, केसी, रिएक्शन का केपी दे रखा है, तो मैं इससे केसी कैलकुलेट करता, तो आप लिखते केसी इक्वल टू केपी, इसको डिवाइड कर देता, आर टी से डेल्टा एन जी तो 1 है, केपी की वैल्यू दे रखी है 1.8 इंटू 10⁻2, 500 पर आर की वैल्यू लीटर एटीएम की टर्म में लिखा करो 8.021 इंटू टेम्परेचर कितने में दे रखा 500 केल्विन, सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा जी। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, मेरे ख्याल से फर्स्ट आंसर है, मैंने की भी डाल रखी है, वैसे आपको समझा दूं तो आप उससे चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर था ये आपके पास में 6-7 बता रहा हूं, देखो एक रिएक्शन दे रखी है इस तरह से, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, और क्या दे रखा है, एंड रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन भी दे रखा है, रेट कांस्टेंट पूछा है बैकवर्ड रिएक्शन का। तो ये एक सिंपल सा, मतलब आप देखो नीट में क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आते हैं, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट ध्यान रखो, उसी से आपका पेपर हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअल में देखा जाए तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का रेशो होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसकी जगह लिखा जाता है। तो आपको ये दे रखा है इन्होंने, ये रहा, ठीक है, और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, ये वैल्यू, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट गिवन है, आपसे क्या पूछा है बैकवर्ड का, तो बैकवर्ड का रिएक्शन निकालना हो तो फॉरवर्ड रिएक्शन का अपॉन क्या कर दो इसको इक्विलिब्रियम, दोनों की वैल्यू चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा जो भी इसमें दे रखा है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सेकंड आंसर है इसका, चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द केसी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, सबकी बिल्कुल सिंपल, सबकी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन दे रखी है, बोलो केसी निकालना है, लो जी कुछ नहीं करना, देखो इस इक्वेशन का मैं केसी लिख देता हूं, आप ध्यान से देखो, इस इक्वेशन का केसी है कंसंट्रेशन ऑफ SO3
उसकी पावर स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, इस इक्वेशन को देखो, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 उसकी पावर 2 और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 पावर 1। ठीक है, सब वैल्यू आपको डायरेक्ट इक्विलिब्रियम पे दे रखी है, बस रखते समय ध्यान रखना SO3 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी था आपको 0.6, ठीक है, और O2 की 0.82, SO3 की 1.8, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.8 का स्क्वायर, मतलब 2 बार लिख लें। ठीक है, SO2 की कंसंट्रेशन कितनी गिवन है 0.6, उसका भी स्क्वायर करना था, बिल्कुल सिंपल 0.6, और O2 की कितनी लिखनी थी आपको, O2 की दे रखा है 0.82, लो जी साहब 0.82 सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल, ये केमिकल इक्विलिब्रियम के खूब सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आप तो वैसे घबराते हो, कुछ नहीं करना होता है, सिंपल बेसिक कंसेप्ट याद रखो बस, ठीक है, होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा दिया है कैलकुलेट करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं था। देखो इतनी कैलकुलेशन भी नहीं है, आराम से कर सकते हो और आनी भी चाहिए इतनी तो। क्वेश्चन देखिए, 3 मोल HI 15 1 लीटर क्लोज्ड वेसल, 1 लीटर रिएक्शन में लिखा है, ठीक है, ये इसकी रिएक्शन हुई, इसका आपको क्या दे रखा है केसी, और पूछा क्या है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले जो रिएक्शन लिख रखा है उसको हम भी लिख लेंगे, HI इक्वल्स टू H2 प्लस I2, कितना मोल ले रखा है 3, कंसंट्रेशन भी 1 लीटर में, तो आप लिखते हैं 3 माइनस 2x, इसको भी लिख देते हैं x और इसको भी लिख देते हैं x, इसका केसी लिखते हैं साहब H2 की कंसंट्रेशन, ध्यान से देखो, इनटू I2 की कंसंट्रेशन अपॉन, फिर गलती मत कर देना, HI की कंसंट्रेशन स्टोइकोमेट्री की पावर 2, ठीक है, ऐसे। अब वैल्यू रखते हैं, तो केसी की वैल्यू दे रखा था आपको कितना, इसके अंदर दे रखा 1.21, वैल्यू लिखता हूं, इसकी भी वैल्यू इक्विलिब्रियम पर क्या है x, इसकी भी क्या है x, तो इसको लिख देता हूं x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है 3 माइनस 2x, इसका भी करो स्क्वायर, स्क्वायर को हटाएंगे तो इसका रूट ले लो, यानी अंडर रूट 1.21। अब ये याद होना चाहिए भाई, देखो इतनी बात ऐसा है, इतनी छोटी बातें आपको याद करनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज फिर क्वेश्चन होगा नहीं। अब बताओ मेरे को, रूट 1.121 की वैल्यू कितनी होती है, यस 1.1, तो 1.1 इक्वल्स टू x 3 माइनस 2x, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 बोल के इसके नीचे 1, तो 3.3 माइनस 2.2x इक्वल्स टू x, इसको फिर इधर ले जाइए आप, 3.3 इक्वल्स टू, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 3.2x, एंड हेंस x की वैल्यू यहां से निकलेगी, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास में, देखो पूरा सोल्व कर देता हूं, x की वैल्यू आएगी 3.3 डिवाइड बाई 3.2, तो ये वैल्यू आती है दोस्तों 1.03 के आसपास, ये x की वैल्यू है, और आपको कंसंट्रेशन लिखनी है इक्विलिब्रियम पर HI की, कितनी लिखी हुई है बोलो 3 माइनस 2x, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 2.04, 3 में से सब्सट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा 0.94, ये लो साहब, ये इसकी कंसंट्रेशन हो गई, ऊपर करता हूं, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, ठीक, बिल्कुल सिंपल, हालांकि कैलकुलेशन आती है लेकिन आनी चाहिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन 10 कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन, KCl की सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आपको दे रखी है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। अब कुछ नहीं करना, देखो पहले यूनिटों को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कंडक्टेंस में यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या गिवन है आपको, 0.2 m सॉल्यूशन है KCl का, उसकी आपको कंडक्टिविटी दे रखी है, मोलर कंडक्टेंस पूछिए, यूनिट देखो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, तो मोलर कंडक्टेंस के लिए भी फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे आप, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन m कंसंट्रेशन, ये वैल्यू गिवन, ये फॉर्मूला दे रखा है, वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी का आंसर 4। एनसीईआरटी की बुक से लिया है, बता देता हूं, आप चेक कर लेना, ठीक है, आपकी बुक से ये दे रखा है, ये रहा, ठीक है, इनटू 1000 कंसंट्रेशन दे रखे 0.2, सोल्व कर लो, कुछ नहीं करना। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल दे रखे 0.001 m की 298 केल्विन पर 1500 ओम, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ पॉइंट दिस सॉल्यूशन इज इतना। अब देखो, अब कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस और इसमें रिलेशन है आपके पास में, देखो समझो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको आप कप्पा कहते हो, कप्पा इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, यही तो चीज है ना, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टेंस इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट, रख दो साहब, इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है आपको, इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है इस सॉल्यूशन की, ये रही 0.146 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, ओम सेंटीमीटर इनवर्स में, अपॉन कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितनी है 15,000, ठीक है, ये दिखा हुआ, ये रहा, तो इंटू कर दो इसको 15,000 से, लो साहब ये आपका पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 2, ठीक। क्वेश्चन, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी
in term of Faraday is required to obtain to produce 20 ग्राम of calcium from molten CaCl2। तो आपको बस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है, ठीक है। 20 ग्राम का मतलब इक्विवेलेंट देख लो आप, तो कैल्शियम का ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, समझ गए। तो वेट तो आपको दे रखा है 20 ग्राम, कैल्शियम का एक्सपेक्टर 2, मोलर मास कितना होता है 40, एंड इक्विवेलेंट वेट भी 20। तो एक इक्विवेलेंट के किसी भी स्पीशीज के लिए 1 फेराडे चाहिए या 96500 कूलम या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, खत्म। फेराडे में पूछा इसलिए आंसर फर्स्ट। विच वन इज द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द एट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ LiCl। अब देखो जैसे आप ब्राइन का करते हो, ध्यान से सुनो, ब्राइन का करते हो उसी तरह LiCl का करेंगे। LiCl एक्वा सॉल्यूशन है, इसका मतलब H+ और OH भी होगा इसके अकॉर्डिंग पे। और आपको पता है कि Cl का ही ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर ड्यू टू ओवर वोल्टेज ऑफ OH आयन। ध्यान रखना, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, लेकिन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, काइनेटिकली वेरी स्लो, देयरफॉर प्रोसेस रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा वोल्टेज। इतना स्लो का मतलब समझा दूं, जैसे रिएक्शन में ये आता O2, आप ऐसे समझो कि 1 घंटे में 1 ml बना, जिसे कहते हैं काइनेटिकली वेरी स्लो। 1 घंटे में कितनी ऑक्सीजन बदली 1 ml, तो आपको लगेगा ही रिएक्शन फास्ट भी चल रही है, रिएक्शन हो भी रही है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वोल्टेज बढ़ाओ। और जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये प्रोसेस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्लोरीन इवॉल्व हो जाएगी। इसे कहते हैं इफेक्ट ऑफ ओवर वोल्टेज या एक्स्ट्रा पोटेंशियल। इसलिए क्या आएगी आपके पास में एनोड पर क्लोरीन गैस, लाइक एज NaCl, ब्राइन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 ये सॉल्यूशन, उसके अंदर लिख रखा है इक्वल मोल्स ऑफ अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी दे रखा है, व्हाट इज द पीएच। बढ़िया क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या गलती होती है वैसे तो मैं आपको समझा दूंगा, आपको बेसिक चीजें यदि क्लियर है ना तो कोई गलत होने का सवाल ही नहीं है। अब आप समझो एक सॉल्यूशन है जिसमें अमोनियम कार्बोनेट, मैंने जानबूझ के फॉर्मूला नहीं लिखा, आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे पास जो अमोनियम कार्बोनेट नहीं लिख सकते, इसलिए सबसे पहले अमोनियम की वैलेंसी 1 और कार्बोनेट की 2। तो ये तो दोस्तों है अमोनियम कार्बोनेट और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब वीक बेस और उसका सॉल्ट, एंड हेंस इट इज ए बफर, और बफर बेसिक बफर, इसलिए पीओएच का फॉर्मूला पीओएच इक्वल्स टू पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन। यहां पर सॉल्ट मत लिखा करो, कंजुगेटेड एसिड अपॉन आएगा हालांकि सॉल्ट से ही, और अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो इक्वल कंसंट्रेशन है, मतलब इसकी यदि ए है तो इसकी भी है, तो अमोनियम जो आयन आएगा वो 2A आएगा, ध्यान रखना आप। तो पीकेबी दे, पी इसका दे रखा है आपको, केबी क्वेश्चन देखो, इसका केबी गिवन है 10 की पावर 5, तो पीकेबी हो गया 5, तो ये 5 और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, तो ये पीओएच है 8.3, और हमने पूछी है पीएच, तो 14 में से सबट्रैक्ट कर दो तो 8.7 आपका आंसर। गलती मत कर देना, ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच मे बी एडेड इन 1 लीटर सॉल्यूशन एक्ट एज ए बफर। तो बफर के लिए अब आप ध्यान रखा करो, 3 तरह के बफर होते हैं, एक तो वीक एसिड और वीक बेस से बने हुए सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन बफर, पीएच नहीं बदलती स्मॉल अमाउंट में एसिड बेस डालने पर। एसिडिक बफर में वीक एसिड और उसका कंजुगेट बेस, और बेसिक बफर में वीक बेस एंड उसका कंजुगेटेड एसिड होना चाहिए। जैसे देखो इसको 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड हाफ मोल ऑफ NaOH, तो रिएक्शन होगी तो हाफ मोल तो बच जाएगा आपके पास में एसिटिक एसिड, ध्यान से देखो हाफ मोल, और हाफ मोल क्या बन जाएगा इसके अंदर, इसका सॉल्ट, बस। तो यही बफर, अब आप सबको चेक कर लो, तो ये बच जाएगा आपके पास में एसिडिक बफर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देखना 340 केल्विन पर, अब आप देखो कितना लिख रखा है 4 × 10 की पावर -14, एंड एज पीएच ऑफ न्यूट्रल वाटर एट दिस टेम्परेचर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। आपको पता है कि H2O इस तरह से आयोनाइज होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर आयनिक प्रोडक्ट बढ़ जाता है, ठीक है। वैसे 298 केल्विन पर आयनिक प्रोडक्ट की डब्ल्यू होता है 10 की पावर -14, इसलिए एच आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 और पीएच भी कितनी हो जाती है उसकी 7। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ये दे रखा है 4 × 10 की पावर -14। अब आपको पता है कि KW होता क्या चीज है, एच आयन की कंसंट्रेशन किसी टेम्परेचर पर, और OH आयन की, वाटर में दोनों की वैल्यू होती है बराबर। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, देखो इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ, दोनों इक्वल हैं, इस तरह से इसका ले लेता हूँ रूट, तो आपके पास में क्या आ जाएगी H+ आयन की कंसंट्रेशन लिखी वैल्यू, वो बिल्कुल सिंपल आपकी बुक से लिया गया है, आयनिक इक्विलिब्रियम में बस वैल्यू बदली है, यहाँ पर 3.7 या कुछ ऐसे लिख रखा था, तो क्योंकि कैलकुलेशन आप जेई वाले तो कर लेते हैं, नीट वालों को सिंपल तरीके से लिखा जाता है क्वेश्चन। और बता देता हूँ ये सिर्फ कहने की बात है, हिसाब क्वेश्चन नहीं होते, बाकी आप सिंपल वैल्यू में रख के चेक करो, आपके आंसर आ जाएंगे। कभी भी नीट या जेई में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि साहब आपको कैलकुलेशन की वजह से नहीं हो, नहीं, सब जिस लेवल का स्टूडेंट होता है उसी लेवल का एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है, जैसे मैंने ये किया, चेक कर लेना आप। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपके केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी की बुक क्वेश्चन 11th की उसमें दिया हुआ है, बस यहाँ पर 3.7 मैंने ऐसा कर दिया इसको, लो दो। तो ये KW की वैल्यू रख रहा हूँ,
4 इंटू 10 की पावर -14, इसका ले लो रूट, तो ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -7। ये क्या आ गई, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन लिखते हैं pH इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 2 इंटू 10 की पावर -7। अब -7 तो हो गया प्लस, और लॉग 2 की वैल्यू आप जानते हो 0.3, इसमें से कम कर दो 0.3 को, तो आंसर आ जाएगा 6.7 के आसपास। क्लियर, तो 6.7 आपका ये लो साहब। न्यूट्रल, न्यूट्रल क्योंकि H आयन और OH आयन बराबर है, आयनाइजेशन बढ़ गया था, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17, तो ये भी आयनिक का ही था, देखो ध्यान से 16। क्वेश्चन 17 बता रहा हूं, देखिए। हाँ, विच टाइप सॉल्ट हैव नियरली सेम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट व्हेन KSP, ठीक है, इसका KSP बराबर है और इनका की वैल्यू कितनी है, लेस देन 1, तो सॉल्ट मोस्ट सॉल्युबल सॉल्ट। आप समझ लो, आप जैसे ये आपके पास में यूनिवैलेंट होता, क्या होता है, यूनिवैलेंट, तो ये आते, इसको भी लिख देते हो एस और इसको भी एस, तो KSP की वैल्यू क्या हो जाती है, एस स्क्वायर में एस निकालता तो अंडर रूट करते। अब सपोज मान लीजिए यूनि बाईवैलेंट है, तो उसका रिलेशनशिप आता है KSP इक्वल्स टू 4s3, तो इसको मैं डिवाइड करता पहली बात तो 4 से, और फिर उसका 3 टाइम्स लेता रूट का, तो ये आ जाता है एस, तो ये वैल्यू ज्यादा आती है। ऐसे ही 4 है, 4 5, तो जितने आयंस होते हैं विच प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस, उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, ध्यान रखना, कम नहीं ज्यादा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू या KSP की वैल्यू 1 से कम है, ऐसी होती है। बोलो 10 की पावर -10, अब इसका रूट लेंगे, ध्यान रखना, या इसका क्यूब निकालेंगे तो वही वैल्यू आती है। क्वेश्चन 18, ये भी आपको केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम से ही लिया गया है। देखिए क्वेश्चन, 10 की पावर -6 m HCl है, उसको डाइल्यूट कर दिया कितना, 100 टाइम्स, बताओ पीएच पे क्या फर्क पड़ा। तो आपको पता है कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है m इंटू बी, इनिशियल फाइनल, फिर इनिशियल फाइनल, तो 10 की पावर -6 दे रखी थी, वॉल्यूम था V, फाइनल कितना कर दिया वॉल्यूम साहब, 100 V, बोल देना 100 टाइम्स, मैंने भी लिख दिया ये लो साहब, तो इसको 100 V लिख देता हूं, ये V से V कैंसिल, तो मेरे पास में m आ गया 10 की पावर -8 m। अब क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन गया ये, बोले 10 की पावर -8 m HCl की पीएच निकालो। तो अब आपको फिर समझा देता हूं, इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, इसको एक्स्ट्रा एडिशनल कोर्स में कराते हैं, ध्यान रखना आप। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन एक्चुअल में तो निकाली जाती है कॉमन आयन इफेक्ट लगा के, बाकी रफली आप क्या किया करो, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ऐसे क्वेश्चन में रफ बता रहा हूं, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन फ्रॉम एसिड प्लस H प्लस आयन की कंसंट्रेशन फ्रॉम वाटर, उसको भी ले लिया करो। ये 10 की पावर -8 और ये 10 की पावर -7, ये आपके नीट के लिए बोल रहा हूँ, जेई के लिए नहीं। जेई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे निकालना पड़ेगा, हालांकि वैल्यू में मच डिफरेंस नहीं आता, मेन में तो उससे भी ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ से साहब 10 की पावर -8 को मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया साहब इंटू 11, ठीक है, ये H प्लस आयन की वैल्यू लिया, इसका लॉग माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन है 11 इंटू 10 की पावर -8, फिर क्या करोगे 8 में से, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 में से लॉग 11 की वैल्यू कम करना। अब मुझे बताओ 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है 1.04, ठीक है, तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 6.96, बस ऐसे, ठीक है। तो 6.96 के आसपास जो भी आपका आंसर है उसको आप टिक कर दें। ये लो थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन 19, इनकरेक्ट नंबर ऑफ एटम बताने इन फॉलोइंग, एटम बताने हैं कि कौन से गलत लिखे हुए, ठीक है। अब एटम देखो, मैं अब आपको समझाता हूं, बेसिक है मोल कंसेप्ट, जो आपकी स्टाइकोमेट्री वाला फर्स्ट चैप्टर 11th की बुक का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री जब आप पढ़ने जाते हो, स्टाइकोमेट्री मोल कंसेप्ट उससे लिया गया है। तो लिखा हुआ है 52 मोल्स ऑफ आर्गन, अच्छा आर्गन मोनोटॉमिक गैस है, 52 मोल है, तो जब एटम निकालने हो तो मोल उसको मल्टीप्लाई करो आप किससे, Na से, Na की वैल्यू कितनी होती है साहब 6.62 इंटू 10 की पावर 23, तो ये वैल्यू सही आ जाएगी, पहला सही है। दूसरा है 52U, अब ये एटॉमिक मास यूनिट है, ये किसके रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हीलियम का लिखा जाता है 4 AMU, यानी एक हीलियम एटम का मतलब 4 टाइम्स हैवियर देन 1 AMU, इतना है ये। तो यहाँ पे लिख रखा है 54, इसको डिवाइड कर लो साहब आप 4 से, तो आपके पास में आ जाएगा 13 एटम, ये एक एटम के लिए, ये भी सही है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 52 ग्राम ऑफ हीलियम, अब फिर वापस 52 ग्राम ऑफ हीलियम, अब देखो, अब ग्राम को आप कन्वर्ट करो साहब मोल में, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करो कितने से, Na से, तो ये 13 आ गया, 13 को फिर वही वैल्यू 6 से, तो ये भी सही आ जाएगा, चेक कर लेना। फिर लिख रखा 52 ग्राम ऑफ H2, अब देखो इसमें 52 ग्राम ऑफ H2, सबसे पहले 52 ग्राम H2 को मोल में बदल दिया, फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया Na से, किसमें आगे मॉलिक्यूल्स में, और हाउ मेनी एटम इन वन मॉलिक्यूल इनटू 2, अब इसको चेक करना, तो ये वैल्यू इतनी नहीं आएगी, इसलिए आंसर 4, चेक कर लेना अपने इस आंसर को, समझ गए, आंसर कैसे लिखेंगे 4। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नेचुरल अबंडेंस ऑफ हैवी आइसोटॉप्स ऑफ बोरॉन, इट्स एटॉमिक मास यूनिट, एवरेज दे रखा है 10.8 एंड
इट हैज B10 एंड B11 आइसोटॉप्स। तो देखो ये आपके पास में फॉर्मूला है, M एवरेज इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 अपॉन 100। यहाँ पर M2 तो क्या चीजें हैं, उनके आइसोटॉप्स के मोलर मास या एटॉमिक मास, और x1 x2 देर परसेंटेज एबंडेंस। ये दे रखा है साहब आपको 10.8। हैवी आइसोटॉप्स का मास दे रखा है आपको 11। में बोल देता हूँ हिसाब, वो सपोज वो x टाइम है, परसेंटेज कितना है वो x लिख देता हूं। तो जो आपके पास में दूसरा आइसोटॉप्स है वो कितना हुआ है मास उसका 10, वो कितना बच गया आपके पास में 100 माइनस एक्स। डिवाइड कर दीजिए साहब इसको 100 से, x की वैल्यू पूछिए तो कर देता हूं मैं सॉल्व। देखो इक्वल टू ये हो गया साहब आपके पास में 11x प्लस 10, ये 100 माइनस 10x। ठीक है, वैल्यू लिया है इधर, इसको इधर करो आप, तो ये हो जाएगा 80 इक्वल टू 11x में से 10x कम कर दो तो सीधा x ही आ गया। x पूछा था 80% है साहब लोग। ये लीजिए, कुछ नहीं, नथिंग। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। अब मैंने जानबूझ के किया है, आपको एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है, उसमें से। तो क्यों? क्योंकि मेरे को पता है ना कि कई स्टूडेंट तो जल्दीबाजी में सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला ही गलत लिख देते हैं, तो फॉर्मूला भी आना चाहिए। ये साहब आपके पास में सोडियम सल्फेट, अब मास परसेंट पूछिए। तो मास परसेंट का मतलब बताओ इस पूरे में कितना परसेंट है, पहले में पूरे का मास निकाल लो, उसमें सल्फर की वैल्यू 100 से पूछिए। तो इस पूरे का मास देखो 23 तो होता है, आपको पता है सोडियम का, तो 23 तो सोडियम हो गया 46। अच्छा सल्फेट का कितना होता है 96, सल्फर और इनको ऐड कर लेना, 96 होता है साहब सल्फेट का। तो ये हो गया 142 मास है। अब मैं आपसे पूछूं 142 में सल्फर कितना है साहब 32, 142 में सल्फर 32, एक में इतना 100 में इतना। लो जी साहब ये परसेंटेज आ गई आपके पास में 45 के आसपास आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट मेथड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ पॉलीमर। आप ध्यान रखना, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन से लिया गया है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो सॉल्यूशन है ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू होता है सी पाई इज इक्वल टू CRT। पॉलीमर है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए आई तो होता नहीं है, ठीक है। अच्छा सी क्या है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन पे आप जब नॉर्मल टेम्परेचर पे रख के देखते हो तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू काफी हाई आते हैं, जिसको इजीली रीड कर लिया जाता है। जबकि जो टेम्परेचर वगैरह एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वगैरह होते हैं उनके KF भी कम होते हैं, ध्यान रखें, इसलिए वैल्यू कम। इसलिए सबसे ज्यादा बढ़िया मेथड कौन सा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। विच सॉल्यूशन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो देखो पहले लिखा हुआ है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। अब ध्यान रखना ये तो क्लोरोफॉर्म, ये साहब आपके पास में क्लोरोफॉर्म, और दूसरा क्या लिखा हुआ है डाई इथाइल ईथर, ये साहब आपके पास में डाई इथाइल ईथर है, ईथर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या आएगा नेचुरल नेगेटिव डेविएशन शो करेगा फर्स्ट। जैसे एसीटोन करता है उसी तरह से क्लोरोफॉर्म और ईथर भी नेगेटिव डेविएशन, ये आपके पास में आइडियल एज्यूम करते हैं, और ये पॉजिटिव डेविएशन का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन 24, कुछ नहीं, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्टाइकोमेट्री से ये साहब उसमें हाइड्रोजन ये कंटेन 4% हाइड्रोजन, 24% कार्बन, 71% क्लोरीन, मोलर मास इतना दे रखा है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आप क्या करते हो सिंपल रहे तो पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। 4% का मतलब 100 में से 4 हाइड्रोजन, तो ये इस हाइड्रोजन के एटम करे तो मास होता है 112.12 ही ले लो, वैसे पूरा दे दो चाहे तो, ठीक है। 24.27% क्या है कार्बन, डिवाइड कर लो 12 से, ठीक है, और 71.65 इतनी है क्लोरीन, डिवाइड करो 35.5 से, तो ये तो हो गया 4, ये हो गया रफली 2, और ये हो गया रफली 2। सिंपल रेट हो गया था 2:1:1, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये तो हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन, कार्बन तो है एक, हाइड्रोजन है 2 और क्लोरीन है 1, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n से, n निकाल लेते हैं। मोलर मास कितना दे रखा है आपको 98, इस पूरे का मास भी निकाल के देखना आप, तो ये शायद मेरे ख्याल से 49 के आसपास आएगा, तो n की वैल्यू 2, तो आप इसको 2 टाइम्स लिख देना, C2H4Cl2, सेकंड ऑप्शन, कुछ नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका मोलर मास है 180, शुड बी डिजोल्व इन 1184 ऑक्टेन, ऑक्टेन में इतने ग्राम डिजोल्व किया है टू रिड्यूस वेपर प्रेशर 80%। बढ़िया क्वेश्चन, सॉल्यूशन से है, ध्यान से देखो, आप समझना। वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस कर दिया 80। अब आपके पास में फॉर्मूला है पी नोड माइनस PS अपॉन पी नोड इक्वल टू XB। अच्छा मुझे ये बता सकते हो ये क्या चीज है, ये है रिड्यूस वेपर प्रेशर, ये क्या चीज है रिड्यूस वेपर प्रेशर। यानी मान लीजिए सब सुनो, यदि प्योर सॉल्वेंट का हम 100 बोलते हैं तो 80% रिड्यूस कर दिया तो बचा कितना साहब 20 इक्वल टू एक्स भी क्या चीज है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कहते होती है सॉल्यूट के मोल
देखो कैसे निकालते हैं, उसका वेट पूछा है आपसे, वेट अपॉन उसका मोलर मास है 40 अपॉन वेट अपॉन 40, और ध्यान से सुनिए ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला लिखो, कितना है उसके अंदर 114 ग्राम है, तो वो 1 मोल हो जाएगा, 114 मोलर मास भी यही है ऑक्टेन का, चेक कर लो। अब इसको सॉल्व कर देता हूँ, कुछ नहीं करना, बस एक बार वैल्यू रख के देखो। तो ये तो हो गया साहब बेटा 0.2, ये हो गया W अपॉन 40 लिखा रहने दो, और यहां पर देखो ये हो गया 1, तो W अपॉन 40 प्लस 1, एलसीएम लो इसका, इसी वैल्यू को चेक करा रहा हूँ, एलसीएम लो 40, तो ये आ गया W प्लस 40, कितना हो गया W प्लस 40, अब लिख देता हूँ 0.2 इक्वल टू W अपॉन 40, उल्टा करके लिख दो 40, और नीचे क्या लिखोगे W प्लस 40, W प्लस 40, ये 40 से 40 कैंसिल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर आपसे W ही पूछा है, चेक करोगे तो ये आपका 10 ग्राम आ जाएगा, सोल्व कर लेना, ये बिल्कुल सिंपल कर दिया है मैंने, ठीक है। क्या हो जाएगा 0.2 W और 40 और ऊपर आ जाएगा W, बस W पूछा था आपसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 26 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। हम्म 0.02 m सॉल्यूशन ऑफ प्रीडीनियम क्लोराइड, बहुत अच्छी तरह देखें, PHA3, कैलकुलेट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ प्रीडीन, के भी पूछा है। तो पहले बताओ दोस्तों प्रीडीनियम क्लोराइड क्या होता है, उसको समझने से पहले आपको ये बात आनी चाहिए, बोले साहब ये अमोनियम क्लोराइड है, तो जैसे ये अमोनियम है उसी तरह का प्रीडीन, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, नाइट्रोजन रहता है बीच में, ये साहब बोले प्रीडीन है, ध्यान से देखो, ये है आपके पास में प्रीडीन, मैं कहता हूं प्रीडीनियम, बोले H प्लस आयन गेन करेगा, तो ये था आपके पास में प्रीडीनियम क्लोराइड, पहले तो ये आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब इसमें से जब मैं वाटर में बात करूंगा तो कैटायन का हाइड्रोलाइसिस होगा, जैसे अमोनियम का होता है, तो इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो कैटायन का हुआ हाइड्रोलाइसिस, जैसे मैं लिख देता हूं, तो कैटायन का हाइड्रोलाइसिस हुआ, तो देखो इधर एन, और इस पे तो क्या जुड़ जाएगा आपके पास में एच दे देगा, और सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, ये जो एच है ये पॉजिटिव है, इसके साथ तो जोड़ देना नेगेटिव, और सॉल्यूशन में क्या आएगा एच प्लस आयन, यानी एसिडिक रहेगा, ठीक है। अब इसमें एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हाइड्रोलिसिस से CH, याद करो, एच की जगह वैल्यू पुट करो, क्या होती है साहब अंडर रूट KH अपॉन सी, आयनिक याद कीजिए, सी को अंदर ले जाओ, ये लो। अब आपको क्या दे रखा है इन्होंने, एक तो पीएच दे रखी है, तो यहाँ से के भी निकलेगा KH। अच्छा, KH के लिए भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, KH हो सकता है, होता है KW अपॉन KB इंटू सी। अब देखिए आपको यहाँ पर पीएच कितनी दे रखी है 3, जब आपको पता है कि पीएच 3 दे रखी है, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को लिख सकता हूँ 10⁻³ इक्वल टू, ये जो रूट है इसको हटा रहा हूँ, इसको स्क्वायर करो, इक्वल टू KW इंटू सी अपॉन KB, KW की वैल्यू आपको मालूम कितनी होती है 10⁻14, सी क्वेश्चन में गिवन होगा, ये रहा 0.02, क्या है ये 0.02, ये लो साहब KB आ गया, चेक कर लेना, 10⁻10 की रेंज का आएगा, 2 इंटू 10⁻10 की रेंज का, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 27 थर्मोडाइनमिक्स का, ये आयनिक का था, बढ़िया क्वेश्चन, हाइड्रोलिसिस से लिया गया था, हाइड्रोलिसिस से लिया गया है, ध्यान रखें आप। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, कंबेशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस, ठीक है, 1 atm प्रेशर और टेम्परेचर पर, CO2 ये बनाता है, इसकी रिएक्शन बता देता हूँ, ये था कंबेशन की रिएक्शन, बेंजीन की, बैलेंस कर लेना, 6 तो बनेंगे आपके पास में CO2 और 3 बनेंगे H2O, इसकी हीट आज अब आपको पता है कि कंबेशन एंथैल्पी इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये वैल्यू दे रखा है, नेगेटिव साइन लगाना क्योंकि एनर्जी निकली है कितनी, 3267 किलो जूल, ठीक है, इक्वल टू, एंड प्रोडक्ट के आजकल सबको ऐड कर लेना, क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास में, CO2 की कितनी दे रखी है आपको एनर्जी, माइनस की एंथैल फॉर्मेशन 393, कितनी मोल बनी 6, H2O की कितनी -286, कितना बना 3, ये तो साफ करो आप नेगेटिव साइन के साथ ऐड, माइनस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बस इधर ले जाओ आपका आंसर आ जाएगा, प्लस में 48 आपकी बुक से है, NCERT की बुक चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पिछले साल भी क्वेश्चन पूछा है, वैसे एक रिलेशन का पूछा था, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, आपको बता रहा हूँ ना, आपके तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, खूब पूछते हैं, कि जिससे क्या है कि स्टूडेंट करे तो सही। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन दे रखी है, इसकी एंथैल्पी डेल्टा H दे रखी है, डेल्टा U पूछिए तो कुछ नहीं करना, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT,
ये वैल्यू आपको दे रखी है, ये आपसे पूछे तो मैं इस पर से लिख देता हूँ, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी चेक करा देता हूँ। देखो प्रोडक्ट के गैस में मोल कितने हैं 2, रिएक्टेंट में कितना है 4, इसलिए आपके पास में डेल्टा एन जी की वैल्यू आएगी माइनस की 2। आर की वैल्यू जूल में लिखना, किलो जूल में लिखना है, इसका अकॉर्डिंग टेम्परेचर ही दे रखा है। ठीक है, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास में। थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट, ये कुछ नहीं है, ये उसका है केमिकल काइनेटिक्स का। तो आपको जब रिएक्शन की रेट लिखते हैं आरओआर, रिलेटिव रेट लिखते हैं रिएक्शन की, ठीक है, किसी इंस्टेंट पर, तो डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं। रिएक्टेंट के लिए साइन लगाते हैं नेगेटिव और स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। ये लो, इसका 1, इसका 2, इसका 3, साइन इन दोनों के नेगेटिव, रिएक्टेंट के लिए पॉजिटिव। आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, बढ़िया क्वेश्चन काइनेटिक्स का ही है। ऑर्डर पूछे, देखो, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इन फॉलोइंग रिएक्शन। इनको देख के नहीं लिखना है, ये गिवन एक्सपेरिमेंट से लिखना है, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट। तो आप क्या करना, 2 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करो, जैसे मैंने ये और ये किया। तो बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट और ए की कंसंट्रेशन क्या की है, डबल। ऐसा करने से रेट भी हो गई डबल, इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर हो गई था 1। अब आप फिर 2 एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करो, जिसमें ए की कंसंट्रेशन को रखना कांस्टेंट, बी की बदलना। तो आप 1 और 3 लो, ए की कांस्टेंट और बी की कंसंट्रेशन क्या कर दी, डबल। ऐसा करने से रेट क्या रही, कांस्टेंट। इसका मतलब बी का पावर कितनी हो गई था आपके पास में, 0। करेक्टरिस्टिक है, कंसंट्रेशन को कितना ही करो रेट पे फर्क नहीं पड़ता, इट इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन थर्ड, ठीक है, रिएक्शन दे रखी है, कैसी रिएक्शन है, सिंपल। सिंपल का मतलब समझते हो कि जो दे रखी है रेट ऐसे लिखनी है, रेट ए की कंसंट्रेशन की पावर 2 और बी की कंसंट्रेशन की पावर 1। कहाँ लिख रही है बात, सिंपल में। एलिमेंट्री रिएक्शन में सीधा स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही होता है। ठीक है, अब क्या किया, ए की कंसंट्रेशन को कर दिया डबल, इसको तो लिख दें साहब आप डबल, और बी की कंसंट्रेशन को क्या कर दें हाफ, जो बी दे रखी है उसको डिवाइड कर लो आप 2 से, उसकी स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है। तो बोले साहब कितना फर्क पड़ेगा, तो ये 4 को डिवाइड कर लो 2 से, तो आपके पास में रेट कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स इंक्रीज, 2 टाइम्स। फिर है करेक्ट। ठीक है, ऐसे बतानी है आपको स्पीसीज जो ऑक्सीडाइजिंग भी हो और रिड्यूसिंग भी हो। तो देखो HNO2 नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +3, जो कि -3 से +5 तक होती है। सल्फर की कितने, +4, सल्फर की -2 से +6 तक होती है। इसलिए ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सब ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे इसमें KMnO4 ओनली ऑक्सीडाइजिंग, HI ओनली रिड्यूसिंग, HNO2 ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग, H2S ओनली रिड्यूसिंग, क्योंकि -2 है, इससे नीचे जा नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 33, देखो, वह एक स्टेटमेंट का है, व्हेन मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगो आइसोबारिक एक्सपेंशन प्रोसेस देन टेम्परेचर इंक्रीज। चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं। मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है, आइसोबारिक का मतलब ये, जैसे ऐसे देखो, एक्सपेंशन हो रहा है, ये वॉल्यूम और ये प्रेशर, ऐसे ग्राफ बना देता हूं उसका, समझो। ये बोल रहे हैं कि व्हेन मोनोएटॉमिक आइडियल गैस अंडरगो आइसोबारिक एक्सपेंशन प्रोसेस देन टेम्परेचर इंक्रीज। चेक करते हैं साहब इस बात को। क्योंकि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, प्रेशर कांस्टेंट है और वी आईएनआर कांस्टेंट है, इसलिए वी का रिलेशन है टी से। तो वॉल्यूम यदि बढ़ेगा, एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, और दूसरा उसका बढ़िया एक्सप्लेनेशन करता है, इसलिए आंसर फर्स्ट आइडियल गैस के लिए। चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 34, देखिए क्वेश्चन 34। हाँ, एक रिएक्शन दे रखी है एट गिवन टेम्परेचर, इनकी कंसंट्रेशन क्या लिख रखी है, 3 × 10⁻⁴। व्हेन डायरेक्शन बतानी है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 2 × 10⁻⁻3। अब ध्यान से देखो, रिएक्शन क्वासेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ध्यान रखना, यदि ये वैल्यू ज्यादा आती है तो रिएक्शन बैकवर्ड हट जाती है। ये वैल्यू तो आ रही है, दे रखी है इन्होंने 2 × 10⁻⁻3, और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये 1 आएगी, ज्यादा आती है, इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स। हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इमेट टू डेसीमोलर सॉल्यूशन है। डेसीमोलर का मतलब मोलरिटी कितनी है, 0.1 लो जी। तो यहाँ पर लिखो 0.1 इक्वल्स टू वेट, और ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180। कितने लीटर में करना था, 1 में, तो वेट आ गया 18 ग्राम। फर्स्ट कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन, अच्छा देखो, लिमिटिंग रिएजेंट पूछा है, ठीक है, HCl और MnO2 की रिएक्शन है, बोले 6 मोल तो लिए HCl, तो HCl का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 4, ठीक है, और दूसरा MnO2 के कितने लिए 3, डिवाइड करो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, तो वैल्यू जो कम आती है, रिलेटिव कम आती है, लिमिटिंग रिएजेंट, तो HCl लिमिटिंग रिएजेंट है। क्वेश्चन नंबर 37, देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है 37। इसकी नेट रिएक्शन लिखेंगे सबसे पहले आप 37 की, और फिर इसका पूछेंगे। तो देखो रेट रिएक्शन है Fe गिव्स Fe +2 इलेक्ट्रॉन, इधर से H+ आयन गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 प्लेटिनम पर, नेट हो गई रिएक्शन। तो आप इसका लिखेंगे ई सेल
इक्वल्स टू ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Fe प्लस 2 आयन। ऊपर लिखते हैं आप H2 का प्रेशर, नीचे लिखते हैं H, लेकिन वो दिख रहा है 111। देखो H आयन का प्रेशर कंसंट्रेशन भी 1, प्रेशर भी 1, इसलिए वो तो हट जाएंगे। तो Fe प्लस 2 की कंसंट्रेशन रख दो, कितनी दे रखी है 10 की पावर -3, इसलिए लॉग लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा -3। तो 0.06 इंटू रफली 6 ले लिया करो, इंटू 3 कर लो, डिवाइड बाई 2। और ई नोड की वैल्यू आपको पता है, ई नोड की वैल्यू क्या करोगे, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल वो 0 माइनस एनोड का पोटेंशियल वो दे रखा 0.44, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें 0.09 को आप ऐड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट, आपकी बुक से लिया गया है। 10% solution of organic compound is isotonic with 0.1 m solution, कैलकुलेट मोलर मास। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी करते हो इसलिए गलत हो जाता है। देखो आइसोटोनिक का मतलब ICRT बराबर होना चाहिए किसी टेम्परेचर पर। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होना चाहिए, क्या लिखते हैं ICRT। तो ये तो ICRT ऑर्गेनिक कंपाउंड और ICRT किस CaCl2 ऑर्गेनिक कंपाउंड में I तो 1, तो इसका C कितना दे रखा है 10% है। 10% का मतलब कंसंट्रेशन बनाओ साहब इसकी, तो 10 ग्राम में कितने में है 100 ml में कंसंट्रेशन बनाएंगे तो इतनी हो गई कंसंट्रेशन इस ऑर्गेनिक की, I1 था। अच्छा CaCl2 के लिए I और निकालना पड़ेगा, I इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस एल्फा n-1, नथिंग इज गिवन देन अल्फा इज 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड हेंस I इक्वल टू 3। और कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है आपको कैल्शियम क्लोराइड की 0.1, लो जी ये दे रखी है 0.1, तो ये होगी वैल्यू आपके पास में 10 ग्राम था, 10 से 10, तो ये हो गया आपके पास में 100 अपॉन m इक्वल टू 0.3 एंड हेंस m इक्वल टू 100 बाई 0.3 आंसर। लो जी ले लो। हाफ रिएक्शन दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2 आवर्स, ठीक है। 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, हाफ लाइफ कितनी दे रखी है 2 आवर्स। तो रिलेशन लाया करो, रिलेशन लेके आया करो, कैसे लाते हैं किट्टी 50% KT 50% के लिए लिख लो, फॉर्मूला होता है ना ln इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 50% कंप्लीट हो गई। जैसे ये था आपके पास में 50% कंप्लीट हो गई तो ये हो गया ln2, ये वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में ln2। जब वो कह रहा है 75% कंप्लीट हो गई तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 और कंप्लीट हो गई 75, बची कितनी 25, तो ये वैल्यू कितनी हो गई ln4। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ 50% टू 75%, ये ln2, ठीक है, ये क्या चीज है ln2 और ये क्या है ln4। ln4 को क्या लिख सकते हो 2ln2, थोड़ा लिखना सीखो, इसलिए 1/2। ये वैल्यू दे रहा है आपको 2, तो 75 के लिए हो गई 4, खत्म। हेलो, फिर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होने चाहिए। देखो इधर यहाँ पर जीनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो +6, यहाँ भी +6, ठीक है। फ्लोरीन की चेक करो, ऑप्शन की सब सेम। यहाँ पर है जीनोन +4 से किसमें कन्वर्ट हो गया +6 में। ऑक्सीजन देखो ये तो हुआ ऑक्सीडाइज, रिडक्शन किसका हुआ यहाँ पर देखिए ध्यान से, रिडक्शन तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट है, ध्यान से देखना +1, इसमें कन्वर्ट हो गई 0 में, इसका रिडक्शन NS रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ परमैंगनेट रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ मोर साल्ट सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं, पहले एसिडिक मीडियम में Mn का एक्सपेक्टर पता होना चाहिए और फिर मोर सॉल्ट क्या होता है पता होना चाहिए। क्या होता है मोर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट .6H2O, ठीक है। तो Mn +7 से कन्वर्ट होता है +2 में एसिडिक मीडियम में, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। मोर सॉल्ट में क्या होता है Fe+2 फेरस, इसमें कन्वर्ट होता है फेरिक में, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 1 से, इसको 5 से, यहाँ से रीड करो कि 5 मोल मोर सॉल्ट के लिए कितना चाहिए 1, एक के लिए कितना चाहिए 1/5 एंड हेंस आंसर 0.2। लो जी ये क्वेश्चन परमैंगनेट और ऑक्जेलिक एसिड CO2 और इसमें कन्वर्ट हुआ, ठीक है Mn+, ठीक है। इन विच रिएक्शन, ये नहीं है इसको हटा देना, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई परमैंगनेट ऑक्जेलिक एसिड H+ आयन गिव्स Mn+2 CO2 एंड वाटर, ये कुछ नहीं, ठीक है। इन एसिडिक मीडियम ऑक्जेलिक एसिड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गलत, ऑक्सीडाइजिंग थोड़ी है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि Mn+7 से किसमें कन्वर्ट कर दिया है +2 में, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। द वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज +5, इज 5, वो सही है, देखो इधर ध्यान से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग और सेकंड सही, इसलिए आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 43, विच इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, समझते हो इंटेंसिव जो मास पे डिपेंड नहीं करती, साइज पे डिपेंड नहीं करती, जैसे टेम्परेचर, एंथैल्पी अमाउंट पे डिपेंड करती है, एंट्रोपी पे डिपेंड करती है, हीट कैपेसिटी करती है, तो टेम्परेचर। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये रिएक्शन दे रहा है कि द वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी, तो पहले इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चेक करो कौन सा है, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा H2O2, ध्यान से देखो H2O2, क्यों, क्योंकि सल्फर का क्या किया इसने ऑक्सीडेशन, तो देखो H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट है -1,
1 मोल में ऑक्सीजन के एटम में 2, किसमें कन्वर्ट हुआ ये, किसमें कन्वर्ट हुआ ये, उसको तो कर दिया ऑक्सीडाइजर, खुद रिड्यूस हो गया साहब किसके अंदर, O-2 में। पहले एटम बैलेंस करो, बोले साहब बैलेंस है, फिर ठीक है किसमें कन्वर्ट किया, ऑक्सीजन में, वैलेंसी फैक्टर -2 में, फिर बोला इसका वैलेंसी फैक्टर बताना है, एटम ये और किसमें, O-2 में चार्ज, फिर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, 1 मोल में ये कितने हैं, H2O2, H2O2 gives H2S plus sulfur plus H2O. The valency factor of oxidizing agent will be, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहाँ पर H2O2, ऑक्सीडेशन स्टेट -2, चार्ज हो गया -2, कन्वर्ट किसके अंदर हुआ, इसको किसमें कन्वर्ट किया है, रिड्यूस होना था इसको O में, O-2 में। पहले एटम बैलेंस करो, यहाँ पे 2 लगाओ, फिर चार्ज बैलेंस करो, ये -2 ये -4, तो यहाँ उठा के क्या कर दो आप, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, ये जो H2O2 है ना, H2O है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट है -2, फिर एटम, तो आंसर आएगा 2, आंसर 2। फिर उसका विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी कैन बी बोथ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। पहले लिखा है एटोमाइजेशन, ओनली एंडोथर्मिक, याद करो 1 मोल को एक गैसेस एटम में एंडोथर्मिक होती है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्राइजेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। जैसे मैं कहता हूँ आयनिक कंपाउंड होगी, बोले NaCl की, Na+Cl2 इक्वल्स टू NaCl हाफ लेना, तो डेल्टा H एंथैल फॉर्मेशन किसके अंदर आ जाती है, नेगेटिव में। मैं ऐसे ही पूछता हूँ ओजोन की बताओ, तो ये 1 मोल है, किससे बनानी है, कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट से O2, इसको 1 मोल लेके बैलेंस करना है, समझ गए, तो इसको 3/2, तो ये पॉजिटिव में भी आ जाती है, समझ गए, तो ये एक्सोथर्मिक भी होती है और एंडोथर्मिक होती है 45। तो ये आपके पास में पेपर नंबर था 5, मैंने डाल दिया है, आप चेक कर लें, इसकी की भी आपको डाल रहा हूँ, ये रहा देखो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और आपको मैंने शेड्यूल डाल दिया है पूरे नीट एग्जामिनेशन का, जो भी हो मेरे से कांटेक्ट करते रहेंगे, ठीक, बंद करता हूँ, ओके बाय।